नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट 3 जो भी आपकी वन शॉट रहेगी, प्लानिंग नर्सिंग सर्विस। यूनिट का नाम है प्लानिंग नर्सिंग सर्विस। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की यूनिट होने वाली है, बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस की हम बात करते हैं तो सिलेबस आपका थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी हम आपको इसको वन शॉट में करवाएंगे। ठीक है। यूनिट है, इसमें सिलेबस आता है आपके पास। फर्स्ट आता है विजन, मिशन, फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। सेकंड आता है नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड मैनुअल्स। फिर आता है फंक्शनल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। फिर आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गया, प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, बजटिंग हो गया, बजटिंग प्रपोजल हो गया। तो ये सभी हम बात करेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुकी है अब। तो पहले हम बात करते हैं प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। भाई प्लानिंग हमने पिछली क्लास में पढ़ ली, प्लानिंग होती क्या है। सारे कंपोनेंट्स थे, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग, इवेल्युएशन, वो सब हमने पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा देख लिया। अब अलग अलग उनका ही यूनिट बनेगी। जैसे प्लानिंग की हो गई, थोड़ी थोड़ी यूनिट बाद में आपके वो बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये इन अलग अलग यूनिट का नाम इनके अकॉर्डिंग ही होगा। एक बार फिर से अपन प्लानिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्लानिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ, व्हेन एंड बाय whom टू अचीव डिजायर्ड गोल इन नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है। भाई प्लानिंग होती क्या है, देखो हम वापस से हम देखें प्लानिंग के बारे में। तो जैसे हमने पिछले क्लास में हमने एग्जांपल से बताया था कि कहीं हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो हम कहीं ट्रिप पर तो जा नहीं रहे, हम क्या कहाँ पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल में प्लानिंग, मेन हमारा पर्पज क्या है हॉस्पिटल का। तो सर हमारा मेन पर्पज हॉस्पिटल का एक ही है कि क्वालिटी ऑफ पेशेंट, पेशेंट को क्वालिटी केयर देना। ठीक है। दूसरा है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका यूज इफेक्टिव हो। भाई जैसे वेंटिलेटर है तो उसका काम इफेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि वो चल ही नहीं रहा वेंटिलेटर। ठीक है। कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी रिसोर्सेज है, उनका इफेक्टिव यूज हो। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी हमारा गोल्स बनाया है हमने, जो भी हमारे गोल्स बनाए हैं हमने, कि जैसे कि इस साल हमें 30 बेड का वार्ड और बनाना है। ठीक है। सपोज कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो भी टॉप लेवल के होते हैं, लेवल हमने पढ़ ली थी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने पॉलिसी बना ली कि इस साल हमें 30 बेड का एक यूनिट या एक वार्ड और बनाना है, मेडिकल वार्ड बनाना है। ठीक है। अब उस साल में उनको वो जो गोल बनाया था उनको अचीव करना है। ठीक है। तो वो सब क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे पहले। तो ओवरऑल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। प्लानिंग क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस, हम एडवांस में डिसाइड कर देते हैं। कोई भी काम करें उससे पहले ही हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, हाउ, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। ठीक है। पूरी जो भी ओवरऑल सारी चीजें हैं वो हम पहले ही अगर हम डिसाइड कर ले तो वो सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आगे अपन देखते हैं मिशन। टॉपिक आता है विजन, मिशन, फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम इसमें सबसे पहले देखते हैं विजन क्या होता है। विजन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 30 बेड का एक क्या बनाना है, वार्ड बनाना है, नया वार्ड बनाना है। तो विजन हो गया हमारे पास कि हमारा गोल, हमने विजन में क्या सेट कर लिया, हमारा गोल सेट कर लिया। ए लॉन्ग टर्म ड्रीम और फ्यूचर गोल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, कि नर्सिंग सर्विसेज का एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया, फ्यूचर गोल हो गया। जैसे कि एक नया वार्ड हमें बनाना है, ये क्या हो गया, हमारा विजन हो गया। ऐसे कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगला है सो वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी, कि हमें कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने वो देख लेते हैं, क्या है, वार्ड बनाना है। अब क्यों करना है, भाई इसका एग्जांपल है या फिर इसको हम ऑब्जेक्टिव्स माने, पर्पस क्या है इसका, तो टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट सेंटर्ड नर्सिंग केयर विद एक्सीलेंस। हमें क्यों करना है, विजन का मेन पर्पस क्या है। तो सर विजन का मेन पर्पस है जैसे कि आप लेके चलो, अब 30 बेड का वार्ड आपको क्यों बनाना है, एक नया वार्ड आपको क्यों बनाना है, ताकि आप क्या कर सको, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट सेंटर्ड नर्सिंग केयर विद एक्सीलेंस। ये काम कर सको आप, पेशेंट को एक अच्छी केयर दे सको, पेशेंट की जो नीड है उसके बेसिस पर आप उसको केयर दे सको। तो यही क्या है, उसका उद्देश्य है, पर्पज है। तो ये क्या हो गया, विजन हो गया। अगला है मिशन। क्या है, मिशन। अब देखो विजन समझ में आ गया आपको, विजन का मतलब फ्यूचर गोल, बस ये याद रखो आप। दूसरा है विजन, मिशन। मिशन का मतलब है कि जो हम कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है, क्यों कर रहे हैं। मिशन का मतलब है क्यों करें भाई, क्या काम आए इस, ये करने से क्या काम है। डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, कि हमें जो वार्ड बनाना है वो क्यों बनाना है, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। एक्सप्लेन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज एंड फॉर हुम। ठीक है। क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए।
पर्पज आ जाएगा यहाँ पर मिशन में, जैसे कि टू डिलीवर, क्यों चाहिए, टू डिलीवर सेफ एथिकल्स एंड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर टू ऑल पेशेंट। जो हमें वार्ड बनाना है 30 बेड का, वो क्यों बनाना है, ताकि सभी पेशेंट है उसको सेफ एथिकल एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड हो सके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मिशन। तो मिशन में हमने क्या देखा, मिशन में हमने देखा कि पर्पस। दूसरा क्या है, विजन। विजन में हमने देखा क्या, विजन में हमने देखा फ्यूचर गोल। 30 बेड बनाना है, विजन हो गया, क्यों बनाना है उसका पर्पस है, तो वो मिशन हो गया। अगला है फिलोसॉफी। क्या है फिलोसॉफी, फिलोसॉफी में हम क्या देखते हैं, सेट ऑफ द बिलीफ एंड वैल्यूज गाइडिंग नर्सिंग प्रैक्टिसेस। एक फिलोसॉफी क्या है कि ऐसी गाइड नर्सिंग प्रैक्टिसेस को, सेट ऑफ बिलीफ, ये सेट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज, बिलीफ और वैल्यूज के एक सेट मान सकते हैं इसको, जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करती है, जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करती है। कैसे करती है देखते हैं, बेस्ड ऑन पेशेंट डिग्निटी, रेस्पेक्ट, एथिक्स एंड कंपेंसेशन। कंपेंसेशन की फिलोसॉफी क्या है, फिलोसॉफी एक मान सकते हैं जैसे इसका हिंदी में दर्शन होता है। ठीक है, दर्शन शास्त्री बोलते हैं, फिलोसॉफी सब्जेक्ट आती है। जैसे सभी, जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल के क्या है, सभी अलग अलग क्या होते हैं उसके, बोल सकते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो क्या है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो उनके प्रिंसिपल्स पर काम करने चाहिए, प्रिंसिपल्स पर काम करने चाहिए। जैसे हॉस्पिटल है, इसका मेन प्रिंसिपल्स क्या है, पेशेंट को होलिस्टिक केयर देना, पेशेंट को मेंटल सोशल फिजिकल ओवरऑल सारी होलिस्टिक केयर उसको प्रोवाइड करना। पेशेंट इज ए यूनिक इंडिविजुअल, पेशेंट का एक यूनिक इंडिविजुअल है। टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म हो गया, कंटिन्यूस लर्निंग, ये होता है फिलोसॉफी के अंदर। ठीक है, अगला है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स आप सबको पता ही है कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो जो भी हम काम करते हैं उनको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं नॉर्मली। तो स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स टू अचीव मिशन। अब मिशन क्या था, मिशन में देख ले पर्पस था, और उनको अचीव करने के लिए जो भी काम करे वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा था ये। इस ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, ये स्मार्ट होने चाहिए। ओके, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है आपके पास नर्सिंग सर्विस पॉलिसीज। क्या आती है, नर्सिंग सर्विस पॉलिसीज। अब नर्सिंग में कौन कौन सी पॉलिसीज आती है वो भी देख लेते हैं। नर्सिंग सर्विस पॉलिसीज क्या होती है, नर्सिंग सर्विस पॉलिसीज है रिटन स्टेटमेंट। क्या है, रिटन स्टेटमेंट होता है ये, डेट प्रोवाइड गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एंड रूल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेटिंग। कि हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर सेटिंग्स में एक ऐसा देखो, हम सब किस पर काम करते हैं, आप सब हॉस्पिटल में गए होंगे, आपने काम भी किया होगा, तो आप किस पर काम करते हो, आपको किस पता कि ये जैसे रेड बॉक्स है, उसमें प्लास्टिक डालनी है, निडल निडल नहीं डालनी है, आपको कैसे पता, ये सब क्या है, पॉलिसी तो है। ठीक है, सभी का अलग अलग टाइम होता है, किसी का 8 से 2 है टाइम हॉस्पिटल का, किसी का सुबह 6 से 10 बजे का है, सबका क्या है, अलग अलग टाइम होता है हॉस्पिटल का, तो वो क्या है, वो सब क्या है, पॉलिसी तो है। तो पॉलिसी क्या है, नर्सिंग सर्विस पॉलिसी इज रिटर्न स्टेटमेंट टू प्रोवाइड गाइडलाइंस। ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो कि किसको गाइडलाइन देता है, नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को और हेल्थ केयर सेटिंग को गाइडलाइन देता है या रूल्स बनाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन ही क्या है, पॉलिसीज है। अब बना दिया, पर्पज क्या है इसका सर, होगा क्या इससे, तो इससे होगा क्या कि रिड्यूस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन रिड्यूस होगा। जैसे कि आपकी ड्यूटी है 8 से 2, ठीक है, आईपीडी में, फिर आपके साथ वाले की है सपोज बी है, उसकी होगी 2 से 8 तक होगी, फिर जो तीसरी शिफ्ट आएगी नाइट शिफ्ट, उसमें 8 से 8 होगी ड्यूटी। तो ये सब क्या है, पॉलिसी तो है। अब सपोज अगर आप भी इसी टाइम पर आ जाओ 8 से 2, आपका साथ वाला भी इसी पर आ जाए 8 से 2, तो बाकी की एक शिफ्ट तो गायब हो गई। ठीक है, तो इससे क्या है, रिड्यूस कंफ्यूजन, मेंटेन डिसिप्लिन एंड लीगल प्रोटेक्शंस। इसी के साथ साथ कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती है, जैसे एडमिशन एंड डिस्चार्ज पॉलिसी, एडमिशन कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, डिस्चार्ज कब करना है। ठीक है, मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी हो गई, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी हो गई, साथ में स्टाफिंग पैटर्न पॉलिसी, प्रमोशन हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, ड्यूटी आवर्स एंड लीव पॉलिसी, ये बताया मैंने आपको भी एग्जाम्पल से, ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये सभी क्या है, पॉलिसीज है। अब आप 6th सेमेस्टर में आ चुके हो, तो आपको केवल नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं। अगला है नर्सिंग प्रोसीजर्स। नर्सिंग प्रोसीजर क्या होता है, अब ये सबको पता है नर्सिंग प्रोसीजर क्या है। नर्सिंग प्रोसीजर आर द स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक एक्शन परफॉर्म बाय द नर्स टू प्रोवाइड पेशेंट केयर सेफली एंड इफेक्टिवली। इंजेक्शन लगा रहे हो, पूरी नर्सिंग प्रोसीजर से लगा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप उसको स्टेप से परफॉर्म कर रहे हो,
क्यों? ताकि पेशेंट सेफ हो सके और जो भी हम काम करें वो इफेक्टिवली हो सके। पर्पज क्या है इसका? टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस, टू प्रिवेंट एरर्स, गलती ना हो हमसे, टू प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, टू मेंटेन क्वालिटी केयर। ठीक है, ये इसके पर्पज हो गए। एग्जाम्पल जैसे बेड मेकिंग हो गया, बेड मेकिंग हो गया, नर्सिंग प्रोसीजर है। एथेट्राइजेशन हो गया, आईवी इन्फ्यूजन हो गया, वुंड ड्रेसिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशंस। ठीक है, आ गया समझ में? अगला है मैनुअल्स, नर्सिंग मैनुअल्स। नर्सिंग मैनुअल्स क्या होता है कि ये नर्सिंग मैनुअल इज ए कंपिल्ड बुक कंटेनिंग ऑल पॉलिसीज, ठीक है, प्रोसीजर्स, रूल्स, जॉब्स डिस्क्रिप्शन एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू नर्सिंग सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशंस। जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो भी गाइडलाइंस है, जो भी रूल्स है, जो भी पॉलिसीज है, डिस्क्रिप्शन है, गाइडलाइंस है, सारी जो भी चीजें हैं उन सभी को एक जगह रखना। एक ही अगर उसमें बुक में है वो, तो वो बुक क्या है? नर्सिंग मैनुअल्स होती है। ठीक है, जितने भी रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, वो सभी एक जगह रखना ही नर्सिंग मैनुअल्स होता है, जिसमें वो रखी जाती है, जिस बुक में वो रखी जाती है उस बुक का नाम क्या है? नर्सिंग मैनुअल। अब इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज देखो, पर्पज क्या है? गाइड करना पहला तो, क्योंकि गाइडलाइंस वगैरह सब है, तो रेफरेंस गाइड, स्टैंडर्डाइज नर्सिंग प्रैक्टिसेस, हेल्प इन नर्सिंग, हेल्प इन ट्रेनिंग न्यू स्टाफ। कोई न्यू स्टाफ आता है तो उनको हम बता देते हैं कि ये पॉलिसीज है, ये प्रोसीजर है। ठीक है, मेंटेन लीगल सेफ्टीज, ये इसका पर्पज हो गया। जैसे अब नेक्स्ट आता है, यहां तक हो चुका है सर आपके। अगला है फंक्शनल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। प्लानिंग के टाइप की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्लानिंग आती है आपके पास फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग क्या करती है? इट फोकस ऑन द व्हाट ईच डिपार्टमेंट विल डू अचीव ओवरऑल हॉस्पिटल गोल्स। देखो, बहुत ही इजी है फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग क्या बोलती है कि ईच डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है उसका अलग होता है, सर्जिकल का अलग होता है, आईसीयू का अलग होता है, ओपीडी का अलग होता है, सभी का क्या है? अलग अलग काम होता है। इट फोकस ऑन ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट है विल डू टू अचीव ओवरऑल हॉस्पिटल कोर्स, उन सभी को हमने अलग अलग काम दे रखे हैं। ठीक है, तो किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, वो क्या है? फंक्शनल प्लानिंग है, कौन क्या काम करेगा। ठीक है, जैसे आईसीयू नर्सिंग प्लान हो गया, ओपीडी नर्सिंग प्लान हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल प्लान हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? इससे होगा क्या कि इंप्रूव डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी। जैसे लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी क्या काम करती है, वो किस में आएगा? फंक्शनल प्लानिंग में आएगा। क्लेरिफाई रेस्पॉन्सिबिलिटी, सभी की हमने क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेरिफाई कर दी। बेटर कोऑर्डिनेशन, इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। अब आता है अगला ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है सर? देखो, फंक्शनल प्लानिंग में हमने देख लिया कि किस वार्ड को क्या काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मतलब कि अलग अलग काम दे दिए हमने सबको। ठीक है, अब ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या है कि ऑपरेशनल प्लानिंग रेफर्स डे टू डे डिटेल्ड प्लानिंग टू इंप्लीमेंट फंक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक प्लान। जैसे इट आंसर्ड, क्या आंसर देता है ये? हु विल डू द वर्क, काम दे दिया हमने कि लेबोरेटरी का काम ये है, उसका काम ये है, आईसीयू काम ये है। अब उनको करेगा कौन सर? उनको करेगा कौन? व्हेन विल इट बी डन, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उन सभी का किस में आता है? ऑपरेशनल प्लानिंग में आता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक होती है, प्रैक्टिकल एंड एक्शन ओरिएंटेड होती है, डन बाय फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, वार्ड इंचार्ज एंड हेड नर्स। अब आपको समझाते हैं दोनों। अब आपके थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, पता है मुझे। अब देखो आप क्या करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फंक्शनल प्लानिंग, तो फंक्शनल प्लानिंग क्या करती है? अलग अलग काम बांट देती है, मतलब दिया नहीं अभी इन्होंने काम, इन्होंने काम के बारे में बताया है। जैसे कि ओपीडी का काम हो गया, ठीक है, दूसरा है इन्फेक्शन कंट्रोल का काम हो गया। ठीक है, मतलब इसने क्या बताया कि अलग अलग काम के बारे में बताया फंक्शनल प्लानिंग में। अब उनको करेगा कौन, कब करना है और कैसे करना है, वो कौन बताएगा? वो बताएगा ऑपरेशनल प्लानिंग बताएगा। जैसे कि ये है, बता दिया इसने कि आईसीयू में इतना काम है और ये वार्ड में ये करेगी, इतना काम है। लेकिन उनको करेगा कौन? उनको करेगा कौन? वो आती है यहाँ पर, जैसे कि वार्ड इंचार्ज है, वार्ड इंचार्ज को बता दिया कि ये काम है। अब वार्ड इंचार्ज क्या करेगा? 5 नर्स है, 5 नर्स को उसने काम बता दिया कि ये काम करना है तुम्हें। ठीक है, ये मेडिकल वार्ड है, मेडिकल वार्ड में इतना काम है तो ये काम करेगा आप, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। तो वो केस में आता है, ऑपरेशनल प्लानिंग में आता है। ठीक है, वार्ड इंचार्ज या हेड नर्स है वो बताती है। अब आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है सर? इट इज द प्लानिंग डन बाय टॉप मैनेजमेंट। ये क्या करता है? टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लेवल हमने देख लिया था कल, सॉरी लास्ट क्लास में टॉप लेवल का हमने देख लिया था। अब टॉप लेवल है वो प्लानिंग करते हैं, ये क्या करते हैं? टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ हॉस्पिटल और नर्सिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, नर्सिंग डिपार्टमेंट में या फिर हॉस्पिटल में
लॉन्ग टर्म गोल से उनको अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है वो आती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। अब क्या समझे, एग्जांपल देखो सर, स्टार्ट ए न्यू आईसीयू यूनिट, कि कोई भी हमें नई आईसीयू यूनिट बनानी है। इंक्रीज बीएससी नर्सिंग सीट्स, बीएस नर्सिंग की सीट्स है वो इंक्रीज करनी है, तो कौन करेगा, नर्सिंग डायरेक्टर करेगा या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट करेगा। जैसे देख लिया कि नया बेड बनाना है, नया वार्ड बनाना है 30 बेड का, तो वो क्या है, किसने प्लान किया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने, प्लानिंग के अंदर आता है वो, टॉप मैनेजमेंट ने काम किया वो। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लॉन्ग टर्म होती है, 3 से 10 साल भी लग सकते हैं इसमें। फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ब्रॉड एंड जनरल होती है, डन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की हमने बात कर ली थी। बेस्ड ऑन मिशन एंड विजन, मिशन एंड विजन हमने पढ़ लिया है, उनके ऊपर ये बेसिस, उनके बेसिस पर काम करता है। ठीक है सर, आगे आता है स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास मिशन एंड विजन फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें क्या है कि मिशन और विजन है वो फॉर्मुलेट करना है, कैसे करना है कि हमें करना क्या है और वो क्यों करना है, पर्पज क्या है उसका, उसको हमने फॉर्मुलेट कर दिया। फिर सिचुएशन एनालिसिस, फिर हम सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है नहीं है, कैसी सिचुएशन से हमारी सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म सेटिंग गोल्स है वो हमने सेट कर लिए, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन कर लिया, स्ट्रेटेजिक कैसे करना है, कब क्या करना है, इंप्लीमेंट सब प्लानिंग कर ली, उसके बाद में हम करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे, उस काम को इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे इवेल्यूएशन एंड कंट्रोल, कि जो हमने काम किया है, जो हमें प्राप्त आउटकम्स जो भी हमें मिले हैं, अचीव हुए हैं, वो क्या हमारे गोल से मैच करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो गई। फिर आता है प्रोग्राम्स प्लानिंग, नेक्स्ट आती है आपके पास हेडिंग प्रोग्राम्स प्लानिंग। प्रोग्राम्स प्लानिंग में हम थोड़ा प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में देखेंगे, उसके बाद में हम गेंट चार्ट देखेंगे, गेंट या गांट, गेंट चार्ट देखेंगे, फिर माइलस्टोन चार्ट देखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग क्या होती है कि प्रोग्राम प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डिटेल्ड प्लान फॉर स्पेसिफिक हेल्थ और नर्सिंग प्रोग्राम टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव विद इन द गिवन टाइम पीरियड। सपोज हमने दे दिया 5 ईयर, हमने 5 साल दे दिए, 5 साल में हमें काम दे दिया, हमने डिटेल पूरी प्लानिंग कर ली, 5 साल में हमें ये काम पूरा करना है, तो वो किस में आता है, प्रोग्राम प्लानिंग में आता है। ठीक है, इट यूज इन, अब कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज ले सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर, कि हमने देख लिया कि सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि जैसे कोई भी हेल्थ एजुकेशन देनी है हमें, सपोज हमें मेंटल हाइजीन पर हेल्थ एजुकेशन देनी है, तो मेंटल हाइजीन पर हेल्थ एजुकेशन देनी है, और हमने डिसाइड कर लिया कि ये आपके पास केवल 15 दिन है, इन 15 दिन में आपको हेल्थ एजुकेशन देनी है इन जगहों पर। ठीक है, तो वो किस में आता है, प्रोग्राम, प्रोग्राम प्लानिंग में आता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स आ गया, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स आ गया, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन आ गया, वो सभी किस में आता है, प्रोग्राम प्लानिंग में आते हैं। अगला है गेंट चार्ट। जो गेंट चार्ट है वो किसने डेवलप किया था, हेनरी गेंट ने किया था, तो इनके नाम पर इसको हमने गेंट चार्ट नाम दे दिया। ए गेंट चार्ट इज ए बार चार्ट यूज्ड इन प्रोग्राम प्लानिंग टू शो एक्टिविटीज अगेंस्ट ए स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल। कि इसमें क्या है कि ये एक बार चार्ट होता है, ठीक है, ये से बार चार्ट होता है, इधर एक एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अभी हम इसमें क्या करते हैं कि यूज्ड इन प्रोग्राम प्लानिंग टू एक्टिविटीज, एक्स की साइड तो हम लिखते हैं एक्टिविटीज, क्या करते हैं एक्टिविटीज, और इधर करते हैं अपन टाइम, मतलब कि कितने टाइम पर ये काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि ये काम कितने टाइम में हुआ। ठीक, टू हेल्प सी व्हाट एक्टिविटी विल बी डन, क्या एक्टिविटीज डन हुई है, कितना टाइम लगा इसको होने में, ठीक है, कब ये स्टार्ट हुई थी और कितने टाइम तक ये चली, ये सारी चीज कौन बताता है, गेंट चार्ट बताता है। जैसे इसके फीचर्स हो गए, फीचर्स हो गए, हॉरिजॉन्टल बार्स रिप्रेजेंट एक्टिविटीज, ये होता है इसका चार्ट, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल बार रिप्रेजेंट एक्टिविटीज, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इधर की साइड, और ये होता है वर्टिकल, तो ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल चार्ट क्या शो करता है, एक्टिविटीज को शो करता है, तो ये क्या हो गया, एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, एक्टिविटीज हो गई है। अगला क्या है, टाइम इज शोन, सॉरी थोड़ा उल्ट हो गया। ठीक है, हाँ, हॉरिजॉन्टल है वो क्या करता है, एक्टिविटीज शो करता है, तो हॉरिजॉन्टल है ये एक्टिविटीज हो गई, वाई एक्सिस पर एक्टिविटीज, एक्स एक्सिस पर क्या आ गया, टाइमिंग आ गया, तो टाइम इज शो एक्स एक्सिस पर, एक्टिविटीज शो वाई एक्सिस पर। ठीक है, शो स्टार्ट एंड एंड डेट्स, स्टार्ट कब हुआ है, स्टार्ट कब हुआ है, 1 वीक 4 वीक स्टार्ट हुआ है तब, और एंड डेट दोनों इसमें शो करती है, इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में आसान है। अब सुनो, हम एक और देखेंगे अभी, माइलस्टोन चार्ट, उन दोनों में आप डिफरेंस देखना। वे तो हमने देख लिया कि कब ये स्टार्ट हुआ है, कब एंड हुआ है,
ठीक है, दूसरे वीक में क्या काम हुआ, पब्लिसिटी है वो कब हुई, तीसरे वीक में भी, तो पूरा ये टाइमिंग वगैरह शो करता है, टाइमिंग एंड एक्टिविटीज शो करता है। जबकि माइलस्टोन चार्ट क्या करता है, माइलस्टोन चार्ट शो इंपॉर्टेंट इवेंट्स और की स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट विदाउट शोइंग डिटेल्ड ड्यूरेशन। माइलस्टोन चार्ट है वो केवल इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ही शो करता है, सारी को नहीं करता, केवल जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, की फिक्चर है, की स्टेज है, केवल उन्हीं के बारे में बताता है और डिटेल टाइम ड्यूरेशन के बारे में भी नहीं बताता। जैसे इसके फीचर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर मार्क्ड विद सिंबल्स, जो भी इंपॉर्टेंट है वो या तो स्टार बना देंगे अपन से या फिर डॉट बना देंगे। अभी एग्जांपल देखते हैं, सो प्रोग्रेस स्टेटस, प्रोग्रेस स्टेटस है वो इससे शो करते हैं, हाइलाइट्स की कंप्लेंशंस पॉइंट्स, हाइलाइट्स की कंप्लेंशंस पॉइंट्स एंड लेस डिटेल्ड देन गेंट चार्ट, गेंट चार्ट है उससे कम डिटेल्ड ये होता है। अब देखो ये हो गया, जैसे माइलस्टोन है, फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में क्या कर दिया, प्रपोजल अप्रूव्ड, जबकि उसमें क्या था, उसमें पूरी डिटेल्ड थी, पूरा टाइम ड्यूरेशन डिटेल्ड में था। यहाँ पर केवल फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में हमने पूरे मंथ में क्या किया, तो फर्स्ट मंथ में हमने केवल प्रपोजल अप्रूव किया, सेकंड में फंड सेक्शन किया, फिर ट्रेनिंग कंडक्ट की और इवेल्यूशन कर लिया। तो ये सभी जो जो भी हाईलाइट्स पॉइंट है उनको ही ये शो करता है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, गेंट चार्ट है और माइलस्टोन चार्ट है, तो इसमें क्या है, सो एक्टिविटीज विद टाइम ड्यूरेशन, जबकि यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट इवेंट्स ही शो करता है। डिटेल्ड शेड्यूल, यहाँ पर समरी ऑफ द प्रोग्रेस कि पूरे महीने में क्या किया, उसमें पूरा एक एक चीज डिटेल में रहता है। यूजेस बार्स, ठीक है, जबकि यहाँ पर केवल सिंबल शो करता है। गुड फॉर डेली प्लानिंग, गेंट चार्ट है वो डेली प्लानिंग के लिए अच्छा है, जबकि माइलस्टोन है वो गुड फॉर रिव्यू एंड मॉनिटरिंग के लिए ये अच्छा है। ठीक है, ये पूरी समरी है भाई, माइलस्टोन क्या है, पूरे महीने की जैसे समरी हो गई, जबकि गेंट चार्ट है वो एक एक दिन का अलग अलग होता है। ओके, तो आगे चलते अपन, आगे हम देखते हैं, हेडिंग आती है बजटिंग, कंसेप्ट प्रिंसिपल्स टाइप्स, मतलब बजट के बारे में अपन ओवरऑल सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। बजट क्या होता है या बजटिंग क्या होती है, तो बजटिंग इज ए प्रोसेस। ये बजट तो आप सबको पता है कि बजट जैसे एक फिक्स बजट होता है कि इतना बजट है, सपोज 50,000 बजट है, इन पर ये हमने खर्च किया, ये तो हो गया बजट की बात। बजटिंग क्या है, बजटिंग इज ए प्रोसेस, बजटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। ठीक है, मतलब कि यूजुअली 1 साल के लिए अपन बात करते हैं इसमें, टू एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। मतलब कि बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सारी तैयारी करते हैं, फाइनेंशियल प्लान करते हैं 1 साल तक के लिए। कोई अगर अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग पॉलिसीज होती है, किसी में 2 साल हो गया, किसी में 5 साल हो गया, लेकिन हम नॉर्मली देखें यूजुअली 1 साल के लिए हम बात करते हैं, 1 ईयर कि 1 ईयर के लिए हम पूरा फाइनेंशियल प्लान करते हैं कि कितना हमें खर्च करना है, कितनी हमारी इनकम हो सकती है, तो वो होती है प्रोसेस बजटिंग। ठीक है, इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर बजटिंग हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पेशेंट केयर। कि नर्सिंग की अगर हम बात करें तो नर्सिंग में बजटिंग हेल्प करती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर अ पेशेंट केयर, पेशेंट केयर के लिए जो भी रिसोर्सेज है उन सभी का एक अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज करती है, किसमें, नर्सिंग के अंदर। जैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बजटिंग के, तो बजटिंग के ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आता है टू प्लान इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि कितना हमें हमारी इनकम हो सकती है, कितना हमें खर्च करना चाहिए, तो उसका पूरा प्लान होता है। टू कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अननेसेसरी मतलब कि फालतू में फालतू खर्च, जैसे बोलते हैं ना अपन कि बेवजह खर्च करना, तो वो उनमें कंट्रोल होता है। टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो जो भी हमें काम में लेने हैं, जो जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए वो उनका यूटिलाइज एफिशिएंटली होता है, होता है, मतलब प्रभावी होता है, अच्छा होता है उनका यूटिलाइज। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, फालतू खर्चा नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी हमारी। जैसे देश का भी बजट होता है, ठीक है, देश का बजट होता है, पूरा बजट तैयार करते हैं, कितना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कितना खर्च किस काम के लिए, कितना सड़क के लिए हो गया, कितना मेडिकल फील्ड में हो गया, तो वो सभी क्या आता है, बजट होता है। जैसे बजट पारित होता है पूरे देश का, वैसे ही हम हॉस्पिटल में भी बात करते हैं कि जो भी टॉप लेवल पर मैनेजर वगैरह होते हैं वो प्लान पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं और तैयार करते हैं कि कितना बजट हमें खर्च करना है, कहाँ कहाँ पर हमें खर्च करना है और हमारी इनकम क्या रहेगी, तो वो क्या होता है, बजट, बजटिंग होती है, एक प्रोसेस होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट इन हॉस्पिटल या नर्सिंग, एंश्योर एडिक्वेट स्टाफिंग, भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो पर्याप्त स्टाफ मिलेगा आपको इसमें, प्रोवाइड्स इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, मेंटेनेंस या मेंटेनेंस
स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वार्ड, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये सभी इसके क्या इंपॉर्टेंस है। बजटिंग से हमें क्या क्या मिलेगा, तो बजटिंग से हमें ये सब कुछ मिलेगा। स्टाफ मिलेगा, अच्छा क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि इस स्टाफ को 15,000 देने हैं या 30,000 देने हैं, तो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका बजटिंग कर देंगे। इनकम स्टाफ दे देंगे तो स्टाफ को पेमेंट कर देंगे, तो स्टाफ क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा स्टाफ। प्रोवाइड इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा हमें, क्यों, क्योंकि हमने देख लिया पूरा कि हमें ये कमी है, तो हम उसमें बजटिंग में ये कर लेंगे कि हमें बीपी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, 15 बीपी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कितने का होगा वो लिख दिया, ठीक है, वो पूरा खर्चा हमने लिख दिया, क्या क्या खर्च करना चाहिए किस किस पर, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर कंसेप्ट ऑफ बजटिंग, तो बजटिंग की कंसेप्ट की हम बात करते हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन बजटिंग हेल्प्स टू, किस किस में हेल्प करती है, प्लान स्टाफ रिक्वायरमेंट, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, परचेज इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, क्या हमें खरीदना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट हमें खरीदने चाहिए, वो सभी किसमें आएगा, बजटिंग में आएगा। मेंटेन क्वालिटी पेशेंट केयर, कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस, फालतू के खर्चे वो बच जाएंगे। इट एंश्योर मैक्सिमम पेशेंट केयर विद मिनिमम कॉस्ट, भाई बजटिंग क्या करता है, बजटिंग का मेन पर्पज क्या है कि मैक्सिमम पेशेंट केयर विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट केयर मिल सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, बजट के कितने टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग बजट, कैपिटल बजट, पर्सनल बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड परफॉर्मेंस बजट। हम बेसिकली 5 टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट क्या है, कवर्स डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी हो गया, मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, मतलब ऑपरेटिंग बजट में हम क्या करते हैं, कवर डे टू डे एक्सपेंसेस, दिन दिन के हिसाब से करते हैं अपन, कितनी सैलरी देनी चाहिए, ठीक है, होता है ना भाई 1,500 रुपये पर डे, तो उसके हिसाब से अपन ऐड कर लेते हैं कितना हुआ सैलरी। मेडिसिन हो गया, मेडिसिन पर कितना खर्च करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सप्लाईज होगी, ठीक है। अगला है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इक्विपमेंट कितने खरीदने चाहिए, तो वेंटिलेटर हो गया, जैसे आईसीयू मॉनिटर्स हो गया, तो इन पर जो अपन खर्च करते हैं वो कैपिटल बजट में आता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, बिल्डिंग बनानी है हमें, तो वो भी किस में आता है, कैपिटल बजट में आता है। अगला है पर्सनल बजट। पर्सनल बजट मतलब कि नाम से पता चल रहा है पर्सनल, खुद पर, तो सैलरी एंड बेनिफिट्स ऑफ नर्सिंग स्टाफ, ओके, नर्सिंग स्टाफ की सैलरी हो गया, बेनिफिट्स उनको क्या क्या है। फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं तो चेंज अकॉर्डिंग टू वर्कलोड और पेशेंट सिनेस, मतलब कि पेशेंट के और कितना वर्कलोड है उसके हिसाब से बजट हम फ्लेक्सिबल नाम से बता जाएगा, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी कभी कम कभी ज़्यादा होता है, तो वो फ्लेक्सिबल बजट होता है। परफॉर्मेंस बजट, कौन कैसा काम कर रहा है, कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बजट होती है, बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स, कितना हमें मिल रहा है। भाई सपोज अभी तो गवर्नमेंट है, तो ओवरऑल मैक्सिमम चीज़ें तो क्या है कि फ्री है गवर्नमेंट में, तो लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो उसमें सपोज किसी ने 20 लाख रुपए लगाए, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट खरीद लिया, कोई भी सपोज इक्विपमेंट मशीन वगैरह खरीद ली कोई भी उसमें लेबोरेटरी में, तो उसने 20 लाख रुपए लगा दिए। अब उस 20 लाख से उसको कितना फायदा हुआ, अगर उससे 20 लाख को उसको उसको 30 लाख का फायदा हो रहा है, तो उसके फायदा है ना भाई, एक तो अच्छी पेशेंट केयर हो रही है, दूसरा उसको आउटकम्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो अगर आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं और उस तो परफॉर्मेंस बजट के अंदर आएगा वो, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग की बात कर लेते हैं कि बजट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि बजटिंग तैयार करने के लिए बजटिंग की पूरी प्रोसेस है, उससे पहले उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए कि कितना खर्च कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, सारी चीज़ें एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि 15 हमने बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीदे तो आगे होंगे अप्रोक्स 1 लाख के, ऐसा नहीं है, अप्रोक्स वगैरह कुछ नहीं है, एक्यूरेसी कितने हुए 98,000 है या कितने हैं, एक्यूरेसी के साथ रखना है पूरी चीज़ें। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, बेवजह खर्चा नहीं करना है, इकोनॉमी है हमारी जिसको बचा के रखनी है, आगे काम आएगी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमने देख लिया, कभी ज़्यादा कभी कम। प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब कि जो भी इसमें मेंबर्स है उन सभी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है बजट में। कैसे है सर, वो ऐसे है कि जैसे कि टॉप मैनेजर है या फिर हेड नर्स हो गया, ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, उन सभी का बजटिंग में पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल में जैसे कि सारी हमें मॉनिटरिंग करनी है, जो खर्च हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या करना है, इवेल्युएशन करना है, इवेल्युएट करना है उसको, ठीक है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस खर्च में क्या है, तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
निभाना है मतलब, ठीक है। तो ये इसके बजट के प्रिंसिपल होते हैं। अगला है बजट प्रपोजल। बजट प्रपोजल, भाई कोई भी चीज अपन क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, मतलब कि उसको देते हैं। तो बजट प्रपोजल क्या है, बस ये याद रखना है आपको कि हमें जो पैसे चाहिए उनके अप्रूवल के लिए हमें बजट प्रपोजल देना जरूरी है। कि ये बजट प्रपोजल इज अ रिटन फाइनेंशियल प्लान, रिटन फाइनेंशियल प्लान सबमिटेड फॉर अप्रूवल शोइंग एस्टिमेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए डिपार्टमेंट और स्पेसिफिक प्रोग्राम। कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, अभी तो हम हॉस्पिटल की बात करें तो हमारा जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है इसके लिए, या फिर कोई भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम, तो उसके लिए कितना खर्च होगा, कितनी इनकम बनेगी, उस सभी का रिटर्न फाइनेंशियल प्लान होता है, जो कि हमें आगे देना होता है हमारे, किसको, जो सीनियर होते हैं हमारे, उनको देना होता है, ताकि क्या मिल सके, हमें अप्रूवल मिल सके, उनको हमें शो करना रहता है। भाई अगर आप कोई प्रोग्राम करते हो, सपोज कॉलेज में अगर कोई प्रोग्राम करते हो, तो आप अपने टीचर्स वगैरह को देते होंगे कि भाई इतना खर्च में टेंट में लगा, इतना में डीजे के लिए लगा, ठीक है, कोई फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी वगैरह इसके लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, बजट प्रपोजल होता है। इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इट प्रिपेयर्ड बाय नर्सिंग सुप्रीडेंट या नर्स मैनेजर फॉर हॉस्पिटल अप्रूव। किसके द्वारा बनाया जाता है ये, नर्सिंग सुप्रीडेंट के द्वारा, ठीक है। अगला है पर्पस। पर्पस क्या है कि बजट प्रपोजल का पर्पस क्या है, टू रिक्वेस्ट फंड, टू रिक्वेस्ट फंड, हमें बता दिया कि हमें 30 लाख की जरूरत है भाई, अब आप दो हमें, तो रिक्वेस्ट फॉर फंड्स हो गया। जस्टिफाई फाइनेंशियल नीड्स की हमें अब पता चल जाएगा भाई, भाई पूरी बजट प्रपोजल में होता क्या है। बजट प्रपोजल में सारे इक्विपमेंट कितने चाहिए, जैसे हमने बीपीएफ की बात कर ली थी 15 की, तो 15 के कितने खर्च हुए, ठीक है, सपोज भाई मान के चल रहे भाई, ठीक है, फिक्स नहीं है। वेंटिलेटर हो गया, वेंटिलेटर हमें 3 वेंटिलेटर चाहिए, कितने हो गए, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, रेट वगैरह सब लिख दिया, टोटल करके हमने सब ऐड कर दिया। तो इससे हुआ क्या, एक तो हमारी जस्टिफाई फाइनेंशियल नीड्स, हमें क्या क्या नीड्स है, कितने पैसों की नीड्स है वो पता चल गई, कितने इक्विपमेंट की नीड है वो पता चल गई हमें, ठीक है। इससे फालतू का खर्च भी नहीं होगा भाई। थोड़ा अगर हम पूरा टोटल कर लेंगे तो अप्रोक्स 30 लाख के समथिंग होगा, 31 लाख हो गया, चलो सपोज करो 31 लाख हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया, 31 लाख हो गया, हमारे पास 31 लाख आ गए। अब बाद में जब पता चला तो सर यहाँ पे तो 33 लग गए, 33 लाख लगे, तो 2 लाख कहाँ गए, तो 2 लाख तो वो खा गए सर, 2 लाख तो उन्होंने एक्स्ट्रा कर लिए। तो इससे क्या पता चला, अब पूरा निकाला उन्होंने टोटल, तो 2 लाख क्या है, फिजूल खर्चे में कर लिए उन्होंने, फाइनेंशियल अननेसेसरी स्पेंड कर दिए। तो वो कहाँ गए फिर, ठीक है, इससे पता चलेगा कि अननेसेसरी नहीं करना, ठीक है। तो अननेसेसरी स्पेंडिंग है वो कंट्रोल होगी। टू प्लान न्यू प्रोग्राम्स टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज टू मेंटेन फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होगी इससे, ठीक है। अगला है कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस, सीबीए। क्या है सीबीए, भी देख के तो चलो आप, ये हो चुका था अपना, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये हमने कर लिया। बजटिंग चल रही थी, बजटिंग में हमने कंसेप्ट देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, टाइप देख लिए। फिर आता है हमारे पास बजट प्रपोजल देख लिया, अब आता है हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस, सीबीए, ठीक है, एबीसी ने सीबीए। फिर वार्ड प्लानिंग बची, और फिर ये बचा, 2 और पॉइंट बच रहे। तो सीबीए क्या होता है सर, कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस। CBA, cost benefits analysis, is a financial method used to compare the total expected cost for of a project with total expected benefits। जैसे अभी हमने बात करी थी कि हमने 30 लाख, सॉरी हमने कितने 20 लाख रुपए लगाए थे किसी भी चीज में, कोई मशीन या इक्विपमेंट वगैरह लिया हमने, अब उससे हमें कितना 30 लाख का फायदा हुआ, ठीक है, उससे हमारे 30 लाख का फायदा हुआ। बेनिफिट्स कितना हुआ 30 लाख। तो वो क्या है, सीबीए है, कि कितना खर्च हो रहा है और उससे हमें कितना बेनिफिट्स मिल रहा है, उसका एनालिसिस करना, उनको कंपेयर करना, ये होता है सीबीए, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस फाइनेंशियल मेथड यूज्ड टू कंपेयर टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, टोटल कितनी कॉस्ट लगी ऑफ ए प्रोजेक्ट विद टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट, टोटल कितना बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो टोटल बेनिफिट्स कितना हुआ, टोटल कितनी हमारी कॉस्ट लगी, कितना खर्च हुआ, उन दोनों के बीच में क्या करना, कंपेयर करना, ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पर्पस की बात करते हैं, पर्पस में आता है टू इवेल्युएट फाइनेंशियल feasibility, टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, टू कंपेयर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, टू जस्टिफाई न्यू प्रोग्राम्स, ठीक है, ये इसके पर्पज होते हैं, इससे इनका हमारे फायदा मिलेगा। अब इसकी क्या क्या स्टेप्स होती है, तो स्टेप्स की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप्स आती है आइडेंटिफाई ऑल कॉस्टेस, हमें जितना भी खर्च हो रहा है उन सभी के बारे में पता चल जाएगा, कितना बेनिफिट्स है उसका पता चल जाएगा। कन्वर्ट बेनिफिट इनटू मॉनिटरी वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू क्या होता है सर, मॉनिटरी वैल्यू जैसे कि
एक बीपी इंस्ट्रूमेंट है, वो सपोज 5,000 का आ रहा है, तो ये 5,000 क्या हो गई, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब कि कन्वर्ट बेनिफिट्स इनटू मॉनेटरी। एक एक के बारे में हमें पता चल जाएगा। कंपेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कितना अभी कंपेयर की बात करी थी हमने, अभी एक फॉर्मूला और देखेंगे हम। मेक डिसीजन मतलब कि फिर हम क्या करेंगे, उसका डिसीजन लेंगे कि हमें ये खर्च करना चाहिए, यस और नो, हमें ये खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम फिर बाद में डिसीजन लेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप्स होती है आइडेंटिफाई द ऑल कॉस्ट, कि कितना खर्च करना है, उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि हमें 20 लाख खर्च करना है। फिर हम देखेंगे कि हमें कितना बेनिफिट्स हो रहा है इससे। बेनिफिट्स सपोज हमें कितना हो रहा है, 30 लाख हमें बेनिफिट्स में मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्ट बेनिफिट्स, ये हमने देख लिया। कंपेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हमें फायदा हो रहा है तो हम डिसीजन में यस कर देंगे, और अगर फायदा नहीं हो रहा है तो नो कर देंगे। अब इसका कैसे पता चलेगा फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो तो सब पता है आपको। कैसे पता है, अब देखो आप, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ऊपर तो लगाना है बेनिफिट्स, नीचे लगाना है कॉस्ट, कितना खर्च हुआ। तो जैसे अभी हमने देखा, क्या देखा सर, हमने देखा कि 30 लाख का हमें फायदा हुआ, 20 लाख हमने लगा दिए। ठीक है, कितना हुआ, ये सर एक से क्या आ रहा है, रेसो क्या आ रहा है इनका, एक से, तो सर एक से रेसो ज़्यादा आ रहा है। रेसो एक से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो जब एक से ज़्यादा आ रहा है रेसो, तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर लो, मतलब यस। और अगर एक से कम आ रहा है, सपोज 30 लाख रुपए हमने लगा दिए और 20 लाख का हमें फायदा हुआ, तो ये तो क्या हुआ, एक से कम आया रेसो, एक से कम आया तो नो। ऐसा काम ही क्यों ना जिसमें हमें फायदा ना हो। ठीक है, ये होता है इसका यस और नो, मतलब डिसीजन मेकिंग। आगे चलते अपन एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज है, सीबीए के क्या क्या एडवांटेज है। तो सीबीए के एडवांटेज की हम बात करते हैं तो हेल्प इन रेशनल डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, एंश्योर प्रॉपर रिसोर्स यूज, यूजफुल इन लार्ज लार्ज हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। इन सभी में इसका फायदा है। अब लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, क्या क्या इसकी डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज में फर्स्ट आता है डिफिकल्टी टू मेजर नॉन मॉनिटरी वैल्यूज, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। कि सपोज अगर हमें पता ही नहीं है कि वेंटिलेटर, एक वेंटिलेटर कितने का आ रहा है, तो उसको हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, एक एक के बारे में देखना। रिक्वायर एक्यूरेट डाटा, इसके लिए एक्यूरेट डाटा हमें चाहिए, तब जाके हम इसका बेनिफिट्स कितना हुआ या फिर कितना में लॉस हुआ उसके बारे में पता चल सके। नेक्स्ट आती है प्लानिंग हॉस्पिटल या फिर प्लानिंग ऑफ यूनिट, पेशेंट केयर यूनिट, या फिर जैसे हम वार्ड बोल सकते हैं। तो प्लानिंग हॉस्पिटल की कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग है तो हॉस्पिटल प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज टू प्रोवाइड एफिशिएंटली, इकोनॉमिकल एंड क्वालिटी पेशेंट केयर। कि हॉस्पिटल को ऐसे हमें डिजाइन करना है, ऐसे हमें ऑर्गेनाइज करना है कि प्रोवाइड हो सके क्या, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल एंड क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड हो सके। इस अकॉर्डिंग हमें उसको प्लानिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करना है। अब कौन कौन से फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना है, तो फर्स्ट तो हमें लोकेशन, कि हॉस्पिटल को ऐसी जगह लोकेटेड करे, किसी जगह बनाए ताकि असेसिबल टू कम्युनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी उस पर पहुंच सके। मतलब जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर हमें उसको हॉस्पिटल को बनाना है, ये नहीं कि 50 किलोमीटर दूर बना रहे अपन हॉस्पिटल को, जहाँ पर किसी का पहुँचना मुश्किल है। बेड स्ट्रेंथ, कितनी बेड रखना है, पॉपुलेशन सर्व्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, स्टाफिंग पैटर्न, इन सभी के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो वो सभी किसमें आती है, प्लानिंग हॉस्पिटल्स में आता है। ठीक है, अगला है एरियाज इन हॉस्पिटल प्लानिंग, कौन कौन से एरियाज को कवर करना है हॉस्पिटल प्लानिंग में, कौन कौन से एरिया कवर करना है, तो ओपीडी हो गया, दूसरा हो गया आईपीडी हो गया, तीसरा इमरजेंसी यूनिट, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर हो गया, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, सपोर्टेड सर्विसेज में लॉन्ड्री आ गई, डाइटरी आ गई। ठीक है, इन सभी को हमने मेनली इन सभी को कवर करना है। ठीक है, हॉस्पिटल प्लानिंग में। अगला है प्लानिंग ऑफ पेशेंट केयर यूनिट, प्लानिंग ऑफ पेशेंट केयर यूनिट। अब हमने हॉस्पिटल की तो बात कर ली, अब हॉस्पिटल में जो क्या होते हैं, वार्ड होते हैं जहाँ पर एडमिटेड होते हैं आईपीडी में, उसकी बात भी कर लेते हैं। प्लानिंग ऑफ पेशेंट केयर यूनिट, तो अ पेशेंट केयर यूनिट इज ए स्पेसिफिक एरिया वेयर पेशेंट आर एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, जहाँ पर क्या हो, पेशेंट एडमिट होते हैं ट्रीटमेंट के लिए और पेशेंट की केयर के लिए, वो होता है पेशेंट केयर यूनिट। जैसे मेडिकल वार्ड हो गया, सर्जिकल वार्ड हो गया, आईसीयू हो गया, एटसेट्रा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के हमें उसको पेशेंट केयर यूनिट बनानी चाहिए।
ताकि सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो सके पेशेंट को। एंश्योर इफेक्टिव नर्सिंग सुपरविजन। नर्सिंग सुपरविजन है भाई, एक अगर हम यूनिट बना रहे हैं, वार्ड बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखने चाहिए अभी देखेंगे आगे, कि नर्सिंग स्टेशन सेंटर में होना चाहिए ताकि इधर भी हमारा ध्यान रहे, इधर भी हमारा ध्यान रहे। अगर हम इसको कहाँ कहाँ बनाएंगे, इस साइड बनाएंगे केवल, तो क्या हमारा इधर ध्यान रहेगा और जो यहाँ पर पेशेंट है उस पर कम ध्यान रहेगा। तो हमें सेंटर में बनाना चाहिए ताकि दोनों तरफ इक्वल में हम उसकी सुपरविजन कर सकें। प्रमोट इन्फेक्शन कंट्रोल, फैसिलिटेड स्मूथ वर्क फ्लो, हमारा वर्क है वो बिल्कुल स्मूथ हो सके। अब देखो क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें ध्यान में रखने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पेशेंट केयर यूनिट प्लानिंग। सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन देख लिया हमने, नर्सिंग स्टेशन कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए सर। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टेशन कहाँ पे होते हैं, सर सेंटर में होते हैं, बिल्कुल। एडुकेट स्पेस बिटवीन बेड्स, दोनों बेड के बीच में स्पेस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, या तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1 मीटर का तो आप उसमें क्या रखेंगे, स्पेस रखेंगे। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वार्ड में, लाइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, नॉइज कंट्रोल, ठीक है, सैनिटरी वगैरह सब होने चाहिए उसमें। 20 से 30 पर नर्सिंग यूनिट, 20 से 30 बेड होने चाहिए एक नर्सिंग यूनिट में, आइडियल है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला है प्लानिंग फॉर इमरजेंसी एंड डिजास्टर, लास्ट टॉपिक। अब देखो डिजास्टर आपने पढ़ लिया, पढ़ा था ना पहले डिजास्टर, तो अब ज़्यादा हम डीप जाएंगे नहीं। इमरजेंसी प्लानिंग इज प्रोसेस, ये नहीं कि आपको पूरा डिजास्टर पढ़ा है, पूरा उसका मैनेजमेंट पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत बता देंगे आपको होता कैसे क्या है। इमरजेंसी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स टू मैनेज सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शंस। इमरजेंसी प्लानिंग या डिजास्टर है वो होता क्या है कि हमें हॉस्पिटल को ऐसे मैनेज करना है, हमें ऐसे तैयार रखना है कि अगर कोई घटना हो जाती है, सडन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं है, अब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, फायर इन हॉस्पिटल्स हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, भूकंप वगैरह हो गया, बाढ़ आ गई, सुनामी एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है, डिजास्टर में आता है ये। तो अगर ये हो जाए अनएक्सपेक्टेड या सडन, तो इनके लिए हमें तैयार रहना है ताकि इमीडिएट एक्शन ले सके। तो ये होता है इमरजेंसी प्लानिंग या डिजास्टर प्लानिंग। अब इमरजेंसी प्लानिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट हो गया ट्रायल सिस्टम। ट्रायल सिस्टम क्या होता है, कलर कोड, हमने देखा था कलर कोड, रेड हो गया, येलो हो गया, ठीक है, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, तो प्रायोरिटीज पेशेंट, ठीक है, रेड को पहले प्रायोरिटी देनी है या ग्रीन को देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। दूसरा इमरजेंसी टीम फॉर्मेशन, इमरजेंसी टीम फॉर्मेशन हो गया। क्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड ड्रग्स, इन सबके लिए अगर ऐसी कोई घटना आ जाती है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कि सारे इक्विपमेंट और ड्रग्स है वो अवेलेबल होने चाहिए, ये नहीं कि पता चले कि ये ड्रग है ही नहीं हमारे पास, अब ढूंढते रहो, इधर पेशेंट मर जाए। एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल अभी चली थी, आपको पता हो तो, मॉक ड्रिल अभी जब अभी फाइटिंग वगैरह हुई थी पाकिस्तान और इंडिया में, उस टाइम पर ये बहुत चला मॉक ड्रिल का सिस्टम, ठीक है। अब फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में देखो पहले बताया था मैंने आपको कि वो ऐसे साइकिल्स होती है, मैनेजमेंट साइकिल होती है, ठीक है, उसी में प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये साइकिल थी। तो क्या क्या आता है इसमें, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन हो गया, प्रिपेयर्डनेस हो गया, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था, प्रिवेंशन क्या क्या हम रोक सकते हैं, उसको बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर्डनेस पहले से हमें तैयार है, तो ये तो आता है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब हो चुका उसके बाद में क्या आएगा, तो आता है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए उसके, और रिकवरी या रिहेबिलिटेशन पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। तो ये हमने पूरा सिलेबस देख लिया है, एक एक लाइन टू लाइन देखा है, कंप्लीट विजन वगैरह सब देख लिए। इधर से हमने स्ट्रेटजी प्लानिंग देख ली, ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग देख ली, इसमें ये दोनों देख लिए, माइलस्टोन गैंट, बजटिंग देख ली हमने, बजटिंग के कंसेप्ट प्रिंसिपल टाइप्स देख लिए, बजट प्रपोजल देख लिया, CBA देख लिया हमने, वार्ड प्लानिंग, हॉस्पिटल पेशेंट केयर प्लानिंग देख ली, प्लानिंग फॉर इमरजेंसी एंड डिजास्टर देख ली, ठीक है। ओवरऑल सारी हमने एक एक पॉइंट क्लियर कर लिया है, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, नहीं हो तो भी कमेंट करें, समझ में आया नहीं आया बताएं हमें, क्योंकि फीडबैक जरूरी है, फीडबैक देना जरूरी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी है हमने, उसमें देखा था फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके लिए, ठीक है। बाकी तो मस्त रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं लेक्चर में नई वीडियो के साथ। राधे राधे।